लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में सुना हुआ कि इंडिया में डॉलर की वैल्यू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहली बार 80 रुपये के आसपास है। ये न्यूज़ मीडिया में हर जगह देख के आप लोगों के माइंड में यह क्वेश्चन आया हुआ कि इसके पीछे वजह क्या है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ड्रीम बुक। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी इन कारणों के बारे में जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट पर फर्क पड़ता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है और इसके बढ़ने घटने से फ़र्क क्या पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो करेंसी की दूसरी करेंसी में बदलने को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, और जिस रेट से ये करेंसी एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे यूएस का डॉलर इंडिया के लगभग 80 रुपये के बराबर। किसी भी रिलेटिव इकोनॉमिक है अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीक़ों में से एक है फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। अगर किसी देश का स्टेबिलिटी पता लगाना हो तो फॉरेन रेट पर नज़र मार ली जाती है। आपको फॉरेन से पेमेंट होने वाली हो, फॉरेन में रह रहे आप से अपने से रिलेटिव को पैसे भेजने हो या फॉरेन ट्रिप प्लान करनी हो तो आप लोगों पे इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो इस फॉरेन रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इससे हम किसी देश की इकोनॉमी प्राइस की बढ़ोतरी का आइडिया लगा सकते हैं। जब भी किसी में इन्फ्लेशन हाई होता है हम ये कह सकते हैं वहाँ का गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़े हैं, क्योंकि बढ़े हुए प्राइसेस से ही इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी देश का इन्फ्लेशन कम है तो उसकी करेंसी में एप्रिसिएशन होती है। एग्जाम्पल के लिए यूके को देखो तो यूके में दूसरे देशों के मुकाबले लो इन्फ्लेशन तो चीज़ें सस्ती होंगी। अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो दूसरे के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यूके से सामान खरीदना चाहेंगे। इससे यूके का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उन सामानों को अपने देश में एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों को यूके की करेंसी यानी पाउंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वजह से पाउंड की कीमत बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी, तो दूसरे देश के मुकाबले यूके की करेंसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर इंटरेस्ट रेट। किसी देश में लोन पे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और फॉरेक्स रेट आपस में एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं। अगर किसी का लोन इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोन लेंडर यानी कि लोन देने वाला का मुनाफा बढ़ता है, जिससे फॉरेन लेंडर अट्रैक्ट होते हैं और उस देश में आप पैसा उधार लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे उस देश की करेंसी की डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, जिससे एक्सचेंज रेट भी बढ़ता है। किसी भी देश में उस देश की बैंकों का द्वारा दिए गए लोन पे इंटरेस्ट रेट उस देश के बैंकों को कंट्रोल करता है। थ्राउ रेपो और रिवर्स रेपो रेट इंडिया के अगेंस्ट में काम आरबीआई करती है। करंट अकाउंट जीरो बैलेंस की पेमेंट। सभी कंट्रीज का ट्रेड एक करंट सेविंग अकाउंट होता है। उस अकाउंट में ट्रेडर की अर्निंग, स्पेंडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर किसी चीज़ की डिटेल हिसाब रखा जाता है, जैसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। इसे हम ऐसे निकालते हैं नेट एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल किसी देश ने फाइनेंशियल ईयर में 200 मिलियन का एक्सपोर्ट्स और 150 मिलियन का इंपोर्ट किया है तो उसे करंट अकाउंट सरप्लस कहा जाता है। देश ने 50 मिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है तो उनके पास फॉरेन करंट की मात्रा बढ़ेगी और देश की करेंसी में एप्रिसिएट होने लगेगा, वैल्यू भी बढ़ेगी। वहीं अगर 150 मिलियन का एक्सपोर्ट्स और 200 का इंपोर्ट हुआ होता तो कंट्री के 50 मिलियन करंट अकाउंट्स में 50 मिलियन में डेफिसिट हो जाता, जिसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी उधार लेनी पड़ती, जिससे के साथ डिमांड की वैल्यू बढ़ती और उधार लेने वाले देश की करेंसी भी वैल्यू गिर जाती। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो 2006 में यूएस का करंट अकाउंट डिफिकल्ट तकरीबन 7% हो गया था और उस वक्त 4.5 की करेंसी डॉलर की वैल्यू गिर जाती है। उसी तरह 2014 में यूके करंट अकाउंट डिफ़िकल्ट हुआ 7% पहुंच गया था, जिसकी वजह से यूके करेंसी यानी पाउंड की वैल्यू भी गिरावट आ गई थी। हम बढ़ते हैं अगले फैक्टर पे जो डेब्ट है यानी कर्जा। कंट्री की गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए सेंट्रल बैंक बाहर देश वर्ल्ड बैंक एक्स्ट्रा से कर्जा लेती है, लेकिन इस करेंसी को वजह से करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाता है तो कंट्री की वैल्यू भी घटेगी
बड़े कर्जे से गवर्नमेंट को ज़्यादा ब्याज दरें भरनी पड़ती हैं, जिसको पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ाती हैं, और टैक्स बढ़ाने से देश में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उस देश की करेंसी भी खो जाएगी। देश में चल रही कंपनी और इन्वेस्टर की फॉरेन इन्वेस्टर भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं। एंड लास्ट बट इट ईस्ट फैक्टर इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। एक देश के पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से उस देश की करेंसी की वैल्यू भी पर बहुत असर पड़ता है। अगर किसी देश की गवर्नमेंट बहुत ही वॉलेटाइल है, कभी कभी गिर रही है या बन रही है, और उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है, उस देश की करेंसी ऑटोमेटिकली डेफिसिट करेगी। तो ये बार बार चेंज हो, गवर्नमेंट अपनी नई नई पॉलिसी लॉन्च करेगी, क्योंकि कोशिश करेगी जिससे इकोनॉमी स्टेबिलिटी पैदा होगी। जाहिर सी बात है, किसी अनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल देश में कोई भी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट रेट इस तरफ नहीं आएगा, तो करेंसी की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी, किसी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब